चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। प्रॉपर साउंड जा रहा है? चलिए, आज का जो टॉपिक होगा वो विश्व इतिहास का होगा, क्योंकि विश्व इतिहास के कुछ टॉपिक रह गए थे, उसको मैं सबसे पहले कवर कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं हो एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो विश्व इतिहास में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका इटली का एकीकरण, साथ साथ जर्मनी का एकीकरण। प्रयास होगा कि मेरा दोनों हो जाए, नहीं तो एक तो हो ही जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। सिलेबस का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, सिलेबस फिक्स है, सिलेबस का दे देगा। सिलेबस आपका वही है जिस प्रकार से 9 to 10th में था आपका 40 और 80, वही सिलेबस आपका होगा 6 to 8 में 40 और 80 में जिनका सोशल साइंस लेना होगा तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट, सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अगर साइंस होगा तो उसमें साइंस के पीसीबी तो है ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ भी रहेंगे। बस यही रहेगा 6 to 8 में। बाद बाकी 9, 10, 11, 12 का तो आपको पता ही पहले से सिलेबस। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। बीपीएससी का संपूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि पूरे जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए पढ़ना आपको सब कुछ है, इतना ही याद रखिए। ठीक है, पढ़ने का प्रयास कीजिए, सब कुछ समझने का प्रयास कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन बीपीएससी। संस्कृत में, अब संस्कृत का तो मुझे नहीं पता है, संस्कृत वाले ही जानेंगे, क्योंकि मैं संस्कृत का टीचर हूं भी नहीं और मुझे आइडिया नहीं है, आप देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इटली का एकीकरण समझाऊंगा। देखिए, जो 19वीं सदी के आरंभ में आप देखिएगा, यूरोपीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना घटित होगा कि आपका जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। ठीक है, यहां से निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, तो याद रखना है। तो 19वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना है क्या? तो इटली का एकीकरण। और जब एकीकृत होगा कोई भी देश, तभी वह अपने आप में कह सकते हैं कि शक्तिशाली बनने का आगे चल के प्रयास करेगा। और एकीकरण किस प्रकार से हुआ इटली का? क्योंकि इटली पहले क्या था, बहुत भागों में बटा हुआ था, और इटली को एकीकरण करने में किन किन लोगों की भूमिका है उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करते हैं। ये सब मुझे समझ में नहीं आता है, सिलसिलेवार ढंग से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? 9 to 12 में तो पूछेगा, हिस्ट्री में निश्चित रूप से पूछेगा 9 to 12 में। 6 to 8 में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अपना देख लीजिए, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ के भी जा सकते हैं 6 to 8 वाले प्रॉपर। लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन दे देगा तो उस समय आपको एक एक दो दो नंबर, आप देखे होंगे कि लास्ट में फाइनल रिजल्ट में आपको एक एक नंबर, दो दो नंबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खास करके बीपीएससी जैसे एग्जाम में। तो मुझे लगता है एक बार देख के जाइए, तो क्वेश्चन यहाँ पे आसान ही पूछे जाते हैं। जितना देखने में ये आपको टफ लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री, उतना ही आसान होता है ये। अगर आप लोग अच्छे से एक बार थ्योरी देख के जाइए और ऑब्जेक्टिव जो हमने आपको बुक में दिया है उसको अगर आप देख के जाइएगा तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक चूंकि यह 9-10 के सिलेबस में है तो हो सकता है 6 to 8 में भी कहीं दे दे। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ के जाने में ही आपको भलाई है। और मैक्सिमम लोग तो 9-10 में भी हैं और 11-12 में भी बैठेंगे, और हिस्ट्री तो लगभग सब लोग लेंगे ही, तो वहां तो आपको ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए, इटली का एकीकरण। ठीक है, इटली के बारे में जानेंगे। इटली आपको पता ही होगा, और इटली की राजधानी उस समय रोम हुआ करती थी। रोमन साम्राज्य के बारे में भी आपने पढ़ा ही है, यूरोपीय इतिहास ही वहीं से स्टार्ट होता है। देखिए, इटली का एकीकरण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग। 19वीं सदी में इटली का एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान था। इटली का एकीकरण क्या है? तो एक प्रकार से राजनीतिक और सामाजिक अभियान था।
अगर देखा जाए इससे पहले 1815 ईस्वी में इटली में नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंत, चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का था, लेकिन इसने जर्मनी पे, इटली पे, सब क्षेत्रों पे, पूरे लगभग यूरोप पे उसने शासन किया। इसीलिए तो उसको यूरोप का, जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो उसी प्रकार से पूरे फ्रांस पे तो उसने एक एकीकृत किया ही था शासन, और साथ साथ जो आसपास के देश थे वहां पर भी उसने जो है साम्राज्य स्थापित किया था। तो यह 1815 में इटली में नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंत के बाद वाटरलू की संधि होती है, उसके तहत नेपोलियन बोनापार्ट जो है हार जाता है, ठीक है। उसके बाद वाटरलू की संधि होती है, अंत के बाद वियना सम्मेलन के साथ आरंभ हुआ। तो इटली कहीं ना कहीं इसका जो प्रारंभ हुआ एकीकरण का वो वियना सम्मेलन के साथ ही हो गया। और 1870 ईस्वी में जब वहां का जो प्रसा के नेतृत्व में कह सकते हैं, वहां का जो शासक रहता है वेक्टर एमेनुएल, क्या नाम रहता है, वेक्टर एमेनुएल की सेनाओं के द्वारा जब रोम पर कब्जा किया गया, तब जाकर के इटली पूरे विश्व में एक देश के रूप में, एक एकीकृत देश के रूप में आया। ऐसे पूरा इटली जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही देखने में बना, यानी कह सकते हैं पूर्ण रूप से एकीकृत इटली जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही बना है। लेकिन मेन रूप से जो इटली का जो मेन पार्ट था विक्टर एमेनुएल के द्वारा 1870 तक जो है इटली देश का निर्माण हो चुका था। तो विक्टर एमेनुएल की सेनाओं के द्वारा रोम पर कब्जा जब होता है, उसके साथ ही इटली एक एकीकृत देश के रूप में विश्व के नक्शा पे आ जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ, तो इटली का एकीकरण जो है 1870 ईस्वी में हुआ। और इसमें कई सारे कह सकते हैं नेतृत्वकर्ता की भूमिका है, उसके बारे में आप लोग देखिए। सबसे पहले हम लोग इटली का मैप देखेंगे कि इटली पहले जो था वो कैसे विभाजित था। तो 1815 देखिए यहां पर अलग अलग पार्ट है, जैसे ये लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, परमा है, मेडोना है, टस्कनी है। ये जो आपका उत्तरी इटली का पार्ट है, इस पे ऑस्ट्रिया के राजकुमारों का, ऑस्ट्रिया का रहता है शासन। वही जो मध्य वाला पार्ट है, इस पे पोप पादरियों का शासन रहता है, जो कि रोम जिसको बोलते हैं, पोप पादरी जो कि कैथोलिक धर्म से जुड़े हुए ईसाई क्रिश्चियन जो धर्म गुरु थे, पोप पादरी, उनका राज रहता है। वही जो नेपल्स और सिसिली जो था, वहां पे बुर्बो वंश जो कि फ्रांस का था, उसका शासन था। यानी जो इटली अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, यानी मध्य वाला जो पार्ट था वहां पे वहां के पोप पादरी जो थे वो शासन कर रहे थे कैथोलिक धर्म से जुड़े हुए। वही वेनेशिया, परमा, मेडोना वगैरह में जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार या ऑस्ट्रिया का शासन हो रहा था। वहीं फ्रांस का नीचे दक्षिणी भाग में शासन हो रहा था। तो इन सभी पार्टों को मिला करके, ठीक है, विभिन्न नेतृत्वकर्ताओं के माध्यम, जैसे गैरिबाल्डी है, काबूर है, मेजनी है, ठीक है, इन सब के माध्यम से इस सबको एक किया गया और इसी को हम लोग बोलते हैं इटली का एकीकरण, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए उत्तरी भाग विदेशी प्रभाव। तो उत्तरी भाग में आपको यहां दिखेगा ये वेनेशिया है, यहां वेनेशिया है। वहीं बीच में आपका लोम्बार्डी है, ये सार्डिनिया है, पिडमोंट है। और पिडमोंट का ही शासक कह सकते हैं जो आपका कौन रहता है, तो इमेनुअल, ठीक है, जो ऊपर में अभी हमने जिसके बारे में बताया कि इमेनुअल, वेक्टर इमेनुअल के नेतृत्व में जो इटली का एकीकरण हुआ, वो कहां का शासक रहता है, तो पिडमोंट का ही रहता है। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी आसान आसान क्वेश्चन ही यहां से आपको पूछे जाएंगे, ज्यादा टफ डीपली क्वेश्चन नहीं ले जाया जाएगा, ठीक है, इसलिए परेशान ज्यादा होने की जरूरत नहीं, कोशिश कीजिए समझने का। अब देखिए उत्तरी भाग जो है इसका, ये वाला पार्ट जो है उस पे ऑस्ट्रिया का अधिकार है। वेनेशिया, लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाला पार्ट है। परमा, मेडोना, टस्कनी जो है ये वाला जो पार्ट है, इधर ऑस्ट्रिया के राजवंश का शासन चल रहा है। दक्षिणी जो भाग है नेपल्स और सिसिली, उसमें फ्रांस के बुर्बो वंश का शासन है। वही मध्य वाला जो पार्ट है वो पोप पादरियों का शासन है वहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार से इटली विभिन्न भागों में बटा हुआ है। और वही भू जो स्वामी वर्ग है, जो जमींदार वर्ग है, उसी को यहाँ पे विशेषाधिकार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है विचारात्मक रणनीतिक द्वंद्व रहता है, क्योंकि इसके जो नेतृत्व करता हुए सब में विचारधारा में अंतर होता है। मेजनी गणतंत्र का समर्थक था,
मेजनी गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था, राजतंत्र का विरोध करता था। वहीं काबूर राजतंत्र का समर्थक था और आगे चल करके विक्टर एमेनुएल का जो है प्रधान सेना नायक बन करके, कह सकते प्रधानमंत्री बन करके उसने जो है इटली को एकीकरण करने का प्रयास किया। तो ये आदर्शवादी विचारधारा से प्रेरित था कौन? मेजनी। जबकि काबूर जो है यथार्थवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था कि कैसे इटली को एकीकृत किया जाएगा। इसका विश्वास था बिना हथियार के इटली एकीकृत नहीं होगा। वहीं गैरिबाल्डी जो था वह पोप के नेतृत्व में चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। ठीक है, तो तीनों की विचारधाराएं जो नेतृत्व करता है उसका अलग अलग है, लेकिन सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इटली के एकीकरण में भूमिका निभाया था। ठीक है, कोई एक नेतृत्व करता नहीं है। तो मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी तीनों की भूमिका है इटली को एकीकृत करने में, एकीकरण में तीनों की भूमिका है। ठीक है, किनकी, किसका किसका? तो मेजनी का, काबूर का और साथ साथ जो है आपका किसका? तो गैरिबाल्डी का। ठीक है, तो यहां पर इटली का एकीकरण का मसीहा जो है मेजनी को कहा जाता है, तलवार गैरिबाल्डी को। ठीक है, याद रखिएगा। मसीहा इसको कहा जाता है, तलवार किसको कहा जाता है? गैरिबाल्डी को। और राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ इसको कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिज्ञ कूटनीति, राजनीति के बदौलत ही इटली का एकीकरण हो पाया। चलिए अब यहां पर आते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे होगा एकीकरण में, क्या क्या सहायक तत्व बन जाता है इटली का एकीकरण में। तो सबसे पहला था फ्रांस की क्रांति। ठीक है, देखिए फ्रांस की क्रांति जब होती है, नेपोलियन का साम्राज्यवादी विस्तार नीति, नेपोलियन ने क्या किया था कि अपना साम्राज्य विस्तार किया था और उसने ऑस्ट्रिया की पराजय, इटली में एक समान कानून व्यवस्था, जब इटली पे कब्जा किया था किसने? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, तो पूरे इटली का जो अलग अलग पार्ट था, उत्तरी, दक्षिणी या मध्य, सब पर एक तरह का कानून लागू कर दिया था, जिससे सब में क्या हो गई? एकता आ गई। आर्थिक प्रशासनिक एकीकरण, नेपोलियन के विरुद्ध राष्ट्रवाद की भावना, जब कोई भी दुश्मन देश किसी, या कह सकते हैं जब कोई भी देश अपना उपनिवेश स्थापित करता है दूसरे देश में या उस पर शासन करता है, तो स्वाभाविक सी बात है वह जहां पे वह शासन करेगा तो वहां के लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवादी विचार स्वतः ही उत्पन्न होता है। जैसे भारत में भी जब अंग्रेजों ने शासन किया तो भारतीयों के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा स्वतः ही पनपी थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब फ्रांस के लोगों के द्वारा जब इटली पे शासन किया गया तो इटली के लोगों के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा पनप चुकी थी। तो फ्रांस की क्रांति, एवं वहां पे जो साहित्यकार जो हुए इटली में, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। खास करके मैकियावेली का नाम आपने सुना होगा, दांते, कई बार क्वेश्चन पूछा है दांते। ठीक है, दांते कहां के साहित्यकार थे या इतिहासकार? तो याद रखना है आपको, कहां के? तो इटली के। ठीक है, नव गुएल्फ आंदोलन हुए, इसके माध्यम से जियोबार्टी ने इटली वालों को एक प्रजाति, एक खून और एक भाषा, एक धर्म बताया। तो वहां पे नव गुएल्फ आंदोलन की भी भूमिका रही इटली, जो कि वहां के लोगों के द्वारा या जियोबार्टी ने जो किया था इटली में, एक प्रजाति, एक खून, एक नस्ल, एक धर्म की बात जो की, जिस कारण से भी इटली के लोग प्रेरित हुए थे। कार्बोनरी संस्था, ये इटली का सबसे पुराना संस्था था और ये कोयला मजदूरों की संस्था थी। किस मजदूरों की? तो कोयला मजदूरों की संगठन थी 1810 ईस्वी में। और इसी में जाकर के शामिल होता है कौन? सबसे पहले मेजनी। ठीक है, मेजनी भी कार्बोनरी संस्था से ही जुड़ा था, लेकिन आगे चल करके वह अपना एक अलग संस्था बनाता है यंग इटली के नाम से। ठीक है, और 1831 में कई बार पूछेगा यंग इटली नामक संस्था किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखिएगा मेजनी के द्वारा। और मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। तलवार गैरिबाल्डी को, वहीं राजनीतिक काबूर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज एकदम आपको लाइन बाय लाइन याद रखना होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में विश्व इतिहास के कम से कम 9th-10th में 10 क्वेश्चन तक दिए जा सकते हैं हिस्ट्री के। तो अब आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से।
तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि कार्बोनरी संस्था क्या थी। तो इटली में ही जो कोयला मजदूरों की एक संगठन था जो आगे चल करके इटली के एकीकरण में भूमिका निभाएगा। यहां पर देखिए कोयला और लोहा की भूमिका। एक्चुअली क्या होता है, जहां कोयला होता है वहां लोहा भी रहता है जनरली, ठीक है। उससे क्या होगा कि रेलवे का विकास होगा। जब रेलवे का विकास होगा तो पूरा जो इटली है, जो आपका उत्तर से दक्षिणी पार्ट तक जो फैला हुआ इटली है, तो उसमें क्या होगा, आवागमन होगा। तो स्वाभाविक सी बात है राष्ट्रीय एकता की भावना पूरे इटली में जागृत होगी। तो यहां पर कोयला और लोहा की भी भूमिका ने रेलवे के विकास को जन्म दिया और रेलवे के विकास ने राष्ट्रवाद की विचारधारा को जन्म दिया। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा 1853 के बाद ही राष्ट्रीय एकता, आप देखिएगा 1857 की क्रांति होती है। चूंकि रेलवे के विकास से फिर आपका कांग्रेस का स्थापना होता है। तो रेलवे के विकास ने क्या किया कि राष्ट्रवादी विचारधारा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में मदद कर दिया। तो इटली के भी अंदर यही हुआ। सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रवादी भावना, ये सब कई कारण थे जो कि इटली को एकीकृत करने में भूमिका निभाया था। अब आइए एकीकरण के नायक कौन थे। ठीक है, नायक, तो नायक के रूप में आप जानिए मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी। कई बार पूछेगा इनमें से कौन नहीं थे, ऑप्शन दे देगा मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, एक दे देगा बिस्मार्क। तो समझ जाइए बिस्मार्क तो जर्मनी के एकीकरण में है, तो यहां पे नहीं होगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन पूछ के आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी, ये तीनों व्यक्तित्व जो हैं नायक हैं इटली के एकीकरण में, इन्होंने भूमिका निभाई। ठीक है, मेजनी की जो विचारधारा है वो आदर्शवादी है, यानी वह गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था, केवल स्वप्नदर्शी विचारधारा का था, मतलब कह सकते हैं आदर्शवादी है। लेकिन यथार्थ में इटली इतनी आसानी से जो है एकीकृत नहीं होता, उसके लिए हथियार उठाना ही पड़ता। क्योंकि एक तरफ वहां पे ऑस्ट्रिया के राजवंशों का शासन है और वह बिना हथियार के बल पे इटली का एकीकरण करना एक प्रकार से केवल सपना ही था, स्वप्न ही था। ठीक है, तो आदर्शवादी और गणतंत्रवादी विचारधारा रहता है मेजनी का। काबूर जो है राजतंत्रवादी विचारधारा रखता है, उसे पता है कि जब भी इटली का एकीकरण होगा तो हथियार के बल पर ही होगा। अब हथियार के बल के लिए क्या करना होगा, किसी ना किसी शासक के सहयोग से यह काम करना होगा। इसीलिए वह राजतंत्रवादी, ठीक है, राजतंत्रवादी, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको राजतंत्रवादी कर लीजिएगा। राजतंत्रवादी और यथार्थवादी, जो वास्तविक सोच रखता हो, जो जिसको पता हो कि वास्तविक रूप से उसको कैसे जमीन पे लाया जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं यथार्थवादी विचारधारा। ठीक है, उसके बाद है गैरिबाल्डी, पोप के अधीन चाहता था और इसको तलवार भी कहा गया है, क्योंकि इसको पता था बिना हथियार उठाए, बिना रक्त के जो है इटली का एकीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो इन तीनों नायक ने भूमिका निभाई। अब इसका आरंभ देखेंगे किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मैदान तैयार करने का, जो कह सकते हैं जमीन तैयार करने का काम कौन करता है, राष्ट्रवादी विचारधारा लाने का काम कौन करता है। तो इटली के एकीकरण में ये देखेंगे तो मेजनी की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा, यानी जमीन तैयार करने में, यानी इटली का जो क्रांति है, एकीकरण करना है, उसका जो जमीन तैयार किया है किसने, मेजनी। मेजनी एक आदर्शवादी गणतंत्रवादी था। इसने 1831 ईस्वी में, ठीक है, मार्सेई में यंग इटली तथा बर्न में 1834 में यंग यूरोप, तो दो यहां पे संगठन का नाम याद रखिएगा, यंग यूरोप और यंग इटली। ठीक है, आगे चल के गांधी जी भी कुछ यंग से रिलेटेड करते हैं, आपको पता होगा राष्ट्रीय आंदोलन में भी। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए यंग इटली और यंग यूरोप जो है इसका निर्माण कौन करता है, तो मेजनी करता है। एक 1831 में यंग इटली और बर्न में 1834 में यंग यूरोप का निर्माण करता है और जनता में इटली के एकीकरण के प्रति भावनाएं जगाने का काम, जो सोई जनता है जिसको कि कोई मतलब नहीं है एकीकरण से, उसको जगाने का काम मेजनी ही करता है, याद रखिएगा। अब आते हैं काउंट काबूर। काउंट काबूर कौन है, तो एक यथार्थवादी कूटनीतिज्ञ था। यह भी चाह रहा इटली का एकीकरण, लेकिन
यह यथार्थ वास्तविकता में लाना चाहता है, इसको केवल सोचता नहीं है। जिसका विचार था सार्डिनिया के नेतृत्व में, जो आपने देखा यहां पर मैप में सार्डिनिया किधर है, देखिए इधर आपका सार्डिनिया है, और सार्डिनिया, ये सार्डिनिया पिडमोंट जो है, सेवाय सार्डिनिया पिडमोंट, यहां के शासक जो है इमेनुअल, क्या था नाम, तो इमेनुअल क्या था नाम, अभी अभी तुरंत हमने बताया था, विक्टर इमेनुअल, इसके नेतृत्व में वो पूरा इटली को एकीकृत, तो विक्टर इमेनुअल याद रखिएगा के नेतृत्व में कौन चाहता है, काबूर चाहता है कि इटली का एकीकरण हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यह एक यथार्थवादी कूटनीतिज्ञ था जिसका विचार था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण होगा। सार्डिनिया पिडमोंट आपस बगल के सारे कह सकते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, जिसमें पिडमोंट और सार्डिनिया का जो शासक रहता है विक्टर इमेनुअल, तथा विदेशी सहायता आवश्यक मानता था। केवल उससे भी नहीं होगा, यानी वहां के शासक से भी नहीं होगा, बल्कि इसमें विदेशी शक्ति से भी सहयोग लेना पड़ेगा। अब देखिए कैसे बड़ी चालाकी से वो विदेशी शक्ति से सहायता लेकर के इटली को एकीकृत करता है, उसको देखिए। सर्वप्रथम विक्टर इमेनुअल का मंत्री बना कौन, तो काबूर, जो काउंट काबूर है वो सर्वप्रथम किसका बना, तो इमेनुअल विक्टर, जो विक्टर इमेनुअल है उसका क्या बना, मंत्री बना। फिर पिडमोंट की स्थिति सुदृढ़ की, जो पिडमोंट है उसकी स्थिति सुदृढ़ किया, उसको आर्थिक रूप से संपन्न किया, वहां पर जो है सेना की भर्ती की, सेना को तैयार किया। ठीक है, और इसकी गृह नीति उदारवादी और विदेश नीति सैन्यवाद पर आधारित थी, तो इसने सैन्यवाद को बढ़ावा दिया, सेना की तैयारी की। ठीक है, आगे चल करके गेरिबाल्डी जो है मेजनी और काबूर के समान ही राष्ट्रवादी यंग इटली की सदस्यता ग्रहण की, उसने सैनिक क्षेत्र में महारत हासिल की, और काबूर ने जहां अपनी कूटनीतिक द्वारा इटली का एकीकरण संभव बनाया, वहीं गेरिबाल्डी ने तलवार द्वारा संभव बनाया। ठीक है, तो काबूर और गेरिबाल्डी इस दोनों ने मिलकर के यहां पर जो है इटली को एकीकृत किया। तो एकीकृत करने के कई चरण हुए, एक दो चरण में नहीं हुआ, कई चरण इसमें आए, और कई चरण के माध्यम से, एक सेकंड, कई चरण आए। जैसे प्रथम चरण है आपका, प्रथम चरण आपको पता ही है, कार्बोनरी एवं यंग इटली का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो मेजनी के द्वारा 1850 से पहले। ठीक है, इसके द्वारा जन क्रांति का प्रयास किया गया, जनता में जागृति लाई गई। द्वितीय चरण क्या हुआ, सार्डिनिया ने आंतरिक सुधारों से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर, सार्डिनिया पिडमोंट जो है उसने अपनी आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ किया। बाह्य स्तरों पर काबूर के कूटनीतिक प्रयासों से इटली के एकीकरण को यूरोपीय स्तर तक प्रचारित किया। फ्रांस के सहयोग से, किससे दोस्ती कर लिया, फ्रांस के सहयोग से ऑस्ट्रिया को 1859 में पराजित कर लोम्बार्डी का क्षेत्र प्राप्त किया। यानी सर्वप्रथम इसने किससे समझौता कर लिया, फ्रांस। देखिए बड़ी चालाकी से, पहले इसने क्या किया कि चलो भाई फ्रांस का जो यहाँ पे बुर्बो वंश का शासन था इसको साथ ले लिया फ्रांस का, और कहा कि हमको जो है ये वाला पार्ट जो है दिलवा दीजिए, मदद कीजिए, चूंकि यहाँ पे पिडमोंट है तो ये लोम्बार्डी, परमा और जो है यहाँ पे टस्कनी, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो ऑस्ट्रिया के अधीन था इसको पहले मुक्त करा लिया। किसके मदद से, तो फ्रांस की मदद से। ठीक है, बड़ी चालाकी से फ्रांस से समझौता किया, उससे मदद लिया और इसको ऑस्ट्रिया से मुक्त करवा लिया। ठीक है, और दूसरे बार क्या करेगा वो देखिए। तो द्वितीय चरण में इसने क्या किया कि फ्रांस के सहयोग से ऑस्ट्रिया को, जो उसके जिस क्षेत्र में वो शासन कर रहा था ऑस्ट्रिया, उसको विजय प्राप्त करवा लिया। ठीक है, तो बाह्य स्तरों पर काबूल के कूटनीतिक प्रयासों से इटली के एकीकरण को यूरोपीय स्तर तक प्रचारित किया। फ्रांस के सहयोग से ऑस्ट्रिया को 1859 में पराजित कर लोम्बार्डी प्राप्त कर लिया। ठीक है, तृतीय चरण अब क्या होगा, ऑस्ट्रिया पर सार्डिनिया के विजय से उत्साहित, चूंकि सार्डिनिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया पे विजय प्राप्त कर लिया, से उत्साहित परमा, मेडोना, टस्कनी जो वहां की जनता थी
जो राजतंत्र था वो स्वतः ही पिडमोंट के सार्डिनिया में विलय हो गया। ठीक है, तो जो सब वहां का अलग अलग जो राजतंत्र था किस एरिया में, तो वो जरा मैप से दिखाते हैं आपको। तो ये वाला जो पार्ट था चूंकि यहां का था, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक है विक्टर एमेनुएल। यह किससे मदद लिया है? फ्रांस से। तो सबसे पहले तो लोम्बार्डी को जीत लिया, ऑस्ट्रिया से ले लिया। परमा मेडोना टस्कनी जब देखा कि ये जब इस पे विजय हासिल कर लिया तो यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ, तो ये भी जो है आपका इसमें मिल गया, पिडमोंट सार्डिनिया में ही आपका जो है मिल गया। कौन कौन? तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है परमा, मेडोना और टस्कनी, ये भी अब इटली का ही प्रांत हो गया। और किसके नेतृत्व में? तो सार्डिनिया के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये प्रांत जो है एकीकृत हो गया इटली के अधीन। अब देखिए, और इधर वाला भी जो है लोम्बार्डी भी जीत लिया है। और वेनेसिया किसको दे देता है? फ्रांस को दे देता है। लोम्बार्डी और वेनेसिया जीतता है, जिसमें वेनेसिया किसको दे देता है? फ्रांस को दे देता है। लेकिन वो जान रहा है बिना वेनेसिया के इटली का एकीकरण नहीं होगा। वो देखिए, तृतीय चरण ऑस्ट्रिया पर सर्डिनिया के विजय से उत्साहित होकर मेडोना टस्करी अंतर जनमत संग्रह से पिडमोंट और सार्डिनिया में शामिल हो गए। अब चतुर्थ चरण जो 1860 से 66 चलेगा, नेपल्स और सिसिली भी, जो नेपल्स और सिसिली जहां की फ्रांस के बुर्बो वंश का शासन था, वो भी गैरिबाल्डी के सहयोग से वेनेसिया की प्राप्ति एवं 1870 में परसा ने फ्रांस पर आक्रमण किया। ठीक है, और परसा और फ्रांस के बीच में क्या हो गया? युद्ध छिड़ गया। और इटली का जो केंद्र था, जो पोप पादरी के अधीन था, वहां फ्रांस की सेना रहा करती थी। जो मध्य इटली था जहां पोप का शासन था, वहां किसकी सेना रहती थी? तो फ्रांस की। जो कि परसा ने फ्रांस पे अटैक किया, फ्रांस की सेना परसा से युद्ध करने गई, इटली खाली की, तुरंत जो है फिर यहां पर जो है इसने चढ़ाई कर दिया एमेनुएल, विक्टर एमेनुएल ने, और मध्य इटली का जो रोम था उस पर कब्जा कर लिया। देखिए, पोप की सुरक्षा के लिए नियुक्त फ्रांसीसी सेना युद्ध में भाग लेने गई, इसका लाभ उठाकर विक्टर एमेनुएल ने रोम पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया और रोम को स्वतंत्र एवं संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। ठीक है, अब रोम क्या बन गया? विक्टर एमेनुएल के नेतृत्व में रोम पे कब्जा हो गया और इटली की राजधानी बना दी गई। 1870 में इटली विश्व के मानचित्र पर एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभर गया। और इस प्रकार हम पाते हैं कि इटली के एकीकरण में व्यक्तित्व एवं संस्थाओं का योगदान रहा, जिसने मिलकर कई चरणों में इटली को एकीकृत कर एक देश के रूप में बनाया। बस यही था इटली का एकीकरण। क्वेश्चन इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1870 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद नेपल्स और सिसिली पे किस वंश का शासन था या कहां का शासन था? तो फ्रांस के बुर्बो वंश का शासन था। कार्बोनरी संस्था किस देश से जुड़ी हुई है, ये पूछ सकता है। या फिर जो है यंग इटली का निर्माण किसके द्वारा किया गया? किसको जो है तलवार कहा गया है इटली का? तो जैसे गैरिबाल्डी को। ठीक है, मेजनी को क्या कहा गया है? मसीहा कहा गया है। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में इटली के एकीकरण से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इटली, हाँ, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने शुरू किया, उसी प्रकार से यंग इटली का निर्माण किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। क्या लगता है आप लोग को समझ में आया ये इटली का एकीकरण? छोटा सा टॉपिक है। अभी मैं जर्मनी का एकीकरण नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर दोनों आपका मिक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरे दिन बताऊंगा जर्मनी का एकीकरण, क्योंकि अगर मैं जर्मनी का एकीकरण बता दिया तो आप लोग कंफ्यूज ज्यादा हो जाइएगा। इटली का एकीकरण देखिए कुछ नहीं है। इटली क्या था? कई भागों में बटा हुआ था 1870 से पहले। वो सब पार्ट जो था, जैसे यहां पर देखिए, ये आपको अब अच्छे से दिखेगा। ये जो देखिए, ये वेनेसिया, लोम्बार्डी, परमा, मेडोना, टस्कनी, ये जो पार्ट था, इस पे ऑस्ट्रिया के राजकुमार शासन करते थे या ऑस्ट्रिया के राजवंश यहां पे शासन किया करता था। ये जो पार्ट था आपका सार्डिनिया, पिडमोंट और सेवाय, इस पे जो था एक अलग राजतंत्र जो शासन कर रहा है विक्टर एमेनुएल के नेतृत्व में, ये याद रखिएगा।
ये जो बीच वाला पार्ट था इस पे पोप पादरी शासन कर रहे थे, और नीचे वाला पार्ट क्या था, जो सिसिली है, नेपाल सिसिली, इस पे फ्रांस का शासन था। और इन सबको एक देश के रूप में, एक तंत्र के रूप में, एक राजतंत्र के रूप में बना करके शासन करने का काम विक्टर इमैनुअल के द्वारा जो किया गया 1870 ईस्वी में, जिसमें नेतृत्वकर्ता में आपके कई लोग हैं, काउंट काबूर है, मेजनी है और गरिबाल्डी है, जिसने तीनों ने भूमिका निभाई है। तो यही घटना जो है इटली का एकीकरण है। ठीक है, पहले क्या करता है, सबसे पहले जो भूमि तैयार होने का काम, जो कि वहां के लोगों के अंदर जागरूकता लाने का काम मेजनी करते हैं। मेजनी ने वहां के लोगों के अंदर जो है इटली के एकीकरण लाने की विचार को रखा, लोगों को राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत किया। वहीं जो काउंट काबूर है, उसने पिडमोंट सार्डिनिया के राजवंश के साथ मिलकर के वहां का मंत्री बन करके फिर उसने क्या किया, यहां पर क्या किया, किससे समझौता किया, फ्रांस से समझौता किया, लोम्बार्डी वेनेसिया को जीत लिया। ठीक है, लोम्बार्डी खुद रखा, वेनेसिया फ्रांस को दे दिया। आगे चल करके जो उसका क्या नाम है, तो गैरिबाल्डी ने फ्रांस से वेनेसिया को ले लिया। जब परसा और फ्रांस के बीच में युद्ध छिड़ा, जानबूझ करके ये युद्ध करवाया, दोनों के बीच में नफरत फैला के। जब परसा और फ्रांस के बीच में युद्ध छिड़ गया तो उसी समय इसने क्या किया, अपनी सेना रोम इटली भेज दी, क्योंकि फ्रांस की सेना युद्ध लड़ने चली गई थी परसा से, और इस पे कब्जा कर लिया। ठीक है, और इस क्षेत्र पे जो है आपका गैरिबाल्डी की मदद से फतह हासिल हो गए और पूरा इटली एकीकृत हो गया। ठीक है, तो यही तो घटना है इटली का एकीकरण। बस इसमें बस पूछेगा आपको वाटरलू की संधि नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में कब हुई थी, 1815 में। इटली का एकीकरण कब हुआ, 1870 ईस्वी में। इटली की राजधानी क्या है, तो रोम है। ठीक है, उसके बाद आपका मेजनी किसका समर्थक था, तो गणतंत्र का। काउंट काबूर किसका समर्थक था, राजतंत्र का। गैरिबाल्डी पोप के द्वारा नेतृत्व में सरकार चाहता था। तो उसके बाद यंग इटली का निर्माण कब हुआ, किसके द्वारा, तो 1831 में मेजनी के द्वारा। ठीक है, वही जो है गैरिबाल्डी को तलवार कहा गया है, मेजनी को मसीहा कहा गया है, काबूर को राजनीतिज्ञ कहा गया है, यथार्थवादी है। बस यही तो था, बस याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो अलग बात। सर ये सब का वीडियो तो है प्लेलिस्ट में, बट अरे सब जो बचा है, जो पूछेगा वही करवाएंगे ना, करवा रहे हैं, सारा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। पूरा विश्व इतिहास जो है आपका, जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कवर कर दिया जाएगा। आप लोग चुपचाप शांति से वीडियो देखिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, कहीं कोई दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं होने वाला है। ठीक है, भरोसा रखिए, बस कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना कहते हैं उतना कीजिए, अपने मन से कीजिएगा तो कीजिए, बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि हम क्या बोलते हैं, क्या दिए आपको नोट्स, क्या पढ़ने के लिए बोले तो आपने क्या किया। ठीक है, तो कम मेहनत में भी सफलता हासिल होती है और ज्यादा मेहनत में भी आपको सफलता नहीं मिलती है। चलिए आज के लिए इतना ही, अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसको आप लोग इटली का एकीकरण रिवीजन कर लीजिएगा, कल आपका जर्मनी का एकीकरण करा दूंगा, जिससे कि आपका दोनों हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है जो टॉपिक बचा हुआ है विश्व इतिहास का, वो पहले कवर होगा, क्योंकि आपका बाद बाकी मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा वीडियो आपको कंटेंट में डाला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। चलिए आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।